नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है ना? यस सर। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास दी के साथ। दी का हमारा ये दूसरा लेक्चर, दूसरी क्लास है ना। चलिए, तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर देंगे। लास्ट क्लास हमने जो पढ़ा था वो वर्ण परिचय पढ़ा था। उसमें हमने स्वर पढ़े थे, संयुक्त व्यंजन पढ़े थे, व्यंजन पढ़े थे, वर्गीय व्यंजन पढ़े थे हमने, है ना। कितने लोग हैं जिनको याद हो गए वर्ण, पूरे वर्णमाला पूरी याद हो गई? कितने हैं जिनको वर्णमाला पूरी याद हो गई कि चलो इस बार ये टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया है कि वर्णमाला में से अगर कुछ पूछता है तो हमें याद है। या संधियों में जब हम आज पढ़ने वाले, क्योंकि आज हम हमारे बेसिक जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पे हम एंटर ले रहे हैं ना। तो लास्ट क्लास में तो हमने सिर्फ एक बेस बनाया था कि हम जो आज संधियां पढ़ेंगे उसका बेस क्या होगा, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। सबको क्लियर है? हो गए हैं? चलिए ठीक है। आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं कि आपको याद हो गए। चलिए, अच्छा तो बताइए वर्गीय व्यंजन में कितने व्यंजन बताए थे आप लोगों को? वर्गीय व्यंजन में कितने व्यंजन बताए गए थे, बताइए। रिक्वेस्ट। आकांक्षा जी बोल रही है, एक बार फिर से कोशिश करिए आकांक्षा जी, है ना। कितने व्यंजन है वर्गीय व्यंजन में, बताइए। जी बिल्कुल, 25, 5 × 5 25, मतलब 5 वर्ग हैं उसमें। और पांचों वर्ग में कितने वर्ण हैं? हर वर्ग में 5 5 वर्ण बताए गए हैं। तो टोटल कितने वर्ण हो गए हमारे पास? 25 वर्ण हो गए हैं। चलिए, आप ज्वाइन कर चुके हैं? मैसेज किया था अभी किसने? आकांक्षा जी ने मैसेज किया था कि ज्वाइन नहीं कर पा रहे। ज्वाइन हो गई हैं आप? चलिए, तो अब हम लोग वर्णों से आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में हमने ये सीखा था कि वर्ण क्या होते हैं, वर्णमाला क्या है, वर्ण कितने प्रकार के, ये सब हमने पढ़ लिए थे। वर्ण के बाद आते हैं शब्द। तो बताइए शब्द क्या होते हैं? शब्द किसे कहते हैं? आपको पता है शब्द किसे कहते हैं? कितने लोग वर्णों का जानते हैं शब्द किसे कहते हैं? जी, नेहा जी। वर्णों का समूह। हाँ, वेरी गुड, वर्णों का समूह। लेकिन क्या अकेला वर्णों का समूह? ये थोड़ी सी ना सर इनकम्प्लीट है। अकेला नहीं होता, अकेला नहीं होता, साथ में समूह होता है, एकदम कलेक्शन में होता है तो वर्ड बनता है ना बहुत सारे वर्णों से। अच्छा, समूह होगा तो शब्द मान लिया जाएगा, आप ऐसा बोल रहे हैं ना। चलिए हाँ देखिए, एक जी। चीज लिखी है। एक वर्ड लिखा है, देखिए। क्या ये वर्ड सही लिखा है यहाँ पर? स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक वर्ड दिख रहा है व्यवस्थित समूह। बहुत बढ़िया, ये भी सही बात है ना। दोनों चीजें जरूरी है यहाँ पर, समझिए। ऐसा जो शब्द होते हैं, वो शब्द क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं विच गिव यू कंप्लीट सेंस एंड मीनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी शब्द है, जो भी वर्ड है, उस वर्ड की डेफिनेशन क्या है कि वर्ड जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वर्णों का समूह होना चाहिए। वर्ड जो होता है वो क्या होता है? लेटर्स का समूह होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या जरूरी है, वो क्या होना चाहिए? अपने साथ कोई मीनिंग लिए हो, सही क्रम हो उसका, है ना। चलिए, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ लिया क्या, हमने पढ़ा वर्ण क्या होते हैं। वर्ण हमने पढ़ लिया भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्णों से मिलकर बनता है शब्द, और शब्दों से मिलकर बनता है वाक्य, और वहीं से जो है भाषा जो है वो शुरू होती है। चलिए, तो आज का टॉपिक में प्रवेश करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है क्या? आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, संधि। स्क्रीन पे सबको शो हो रहा है?
अर्थपूर्ण, सही है। चलिए, तो शुरू करते हैं संधियां। अब बताइए संधियां होती क्या है, पढ़ा है कभी आपने संधियों के बारे में? क्या होता है संधियां? संधि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं संधि, बताइए जी। दीक्षा जी बता रही है कि संधि पता है, यस है ना। संधि क्या होती है? संधि शब्दों का मेल है, क्या ये बात सही है? कोई कह रहा है कि संधि जो है, आपके ऑप्शन आ गया पेपर में कि संधि डैश है, तो शब्दों का मेल है, वर्णों का मेल है, क्या है बताइए? वर्णों का मेल है। वर्णों का मेल है ना, वेरी गुड, है ना। देखिए एक बात चीज को, कि संधि में क्या करते हैं, संधि में दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है। संधि में क्या किया जाता है? दो शब्दों को आपस में जोड़ा जाता है, लेकिन वो जो दो शब्द जो जुड़ते हैं वो किसके सहारे जुड़ते हैं? वर्ण के सहारे जुड़ते हैं। किसके सहारे जुड़ते हैं? वर्ण के सहारे जुड़ते हैं। सपोज करिए जैसे कि दो बॉक्स हैं, उनको हमको आपस में जोड़ना है, तो हम कहाँ पर उसको ग्लू से जोड़ेंगे? तो ऑब्वियस है फर्स्ट जहां पर खत्म होता होगा और सेकंड जहां शुरू होता है उसके बीच में हम ग्लू लगाएंगे, तब जाके वो जुड़ पाएगा। तो संधि क्या है? संधि वर्णों का मेल है। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। देखिए यहाँ पर संधि क्या है, तो बता रहे हैं संधि ऐसे शब्द हैं जो कि क्या करते हैं, जोड़ते हैं। इंग्लिश में इसको आप ज्वाइनिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं ना। इंग्लिश में आप इसको क्या कह सकते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स, यानी दो शब्दों को आपस में जोड़ देना संधि कहलाता है। कह रहे हैं जब दो वर्णों को आपस में मिलाने की जो प्रक्रिया होती है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए, तो निकटवर्ती, निकटवर्ती का मतलब होता है पास, है ना, सबसे पास। तो सबसे पास वाले शब्दों को जब, वर्णों को जब आपस में जोड़ दिया जाता है, तब उसी को क्या कहते हैं? उसको संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ऑप्शन में लिखा है हिम प्लस आल है, तो हिम में यहाँ पर पूरा ही और माँ और आल ये नहीं जुड़ रहा। जुड़ क्या रहा है? जुड़ रहा है केवल माँ, और जुड़ रहा है केवल अ। तो संधि हो रही है वो किसमें हो रही है? फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर में और सेकंड वर्ड के फर्स्ट लेटर में। तो एक बात ध्यान रखना है हमको कि संधि होती क्या है। तो संधि वर्णों का मेल है, मतलब दो वर्ण आपस में जुड़ रहे हैं, ये संधि है। अब संधि होती कहां पर है, तो ये भी बात ध्यान रखिए कि संधि कहां पर होती है? फर्स्ट वर्ड के लास्ट में होगी और सेकंड वर्ड के फर्स्ट में होगी। इसको नॉर्मल भाषा में या हिंदी की भाषा में पूर्व पद और उत्तर पद भी कहते हैं। पूर्व पद मतलब पहला पद, उत्तर पद का मतलब होता है लास्ट वाला वर्ड। आप लोग उत्तर पद पूर्व पद बहुत याद करने की वैसे आपको कोई जरूरत नहीं है, वैसे नहीं पूछेगा आपसे। इतना याद रखना है कि संधि जो होती है वो कहां पर होती है? फर्स्ट वर्ड के लास्ट में होती है और सेकंड वर्ड के फर्स्ट में होती है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? संधि क्या होती है या संधि कहाँ पर होती है? सर मेरे को एक डाउट है, ये सर जो आप हिमालय में बता रहे हैं फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड मेरे को समझ नहीं आ रहा। जी जी, एक बार फिर से ट्राई करते हैं ना। ऐसे ही करना है। देखिए अगर आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप तुरंत बोल दीजिए कि आपको नहीं आ पा रहा है समझ में। कई बार क्या होता है, देखिए टीचर्स तो पढ़ा रहे हैं, तो यही यही पढ़ाते हुए ना हमारा तो एक रिदम बन जाता है, ये पढ़ाते हुए सब याद है हम। तो उससे चलना है कि अगर आपको लग रहा है कि नहीं आ पा रहा है, तो फिर से एक बार समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए देखिए लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है? हिम, पेपर में आपको आया है हिम प्लस आलय, है ना, ये आपको जोड़ना है। अब आपको जोड़ना है तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि जोड़ते कहां पर है। तो देखिए संधि जो है ना, फर्स्ट, ये है फर्स्ट वर्ड और ये है हमारा सेकेंड वर्ड। अब संधि कहां पर होगी, तो बोल रहे हैं फर्स्ट वर्ड के लास्ट वाला लेटर यानी माँ और सेकेंड वाला लेटर आ के बीच में होगी। तो हमने माँ को नीचे रखा प्लस आ को नीचे रखा। लेकिन आप ध्यान से देखिए, अभी हमने पढ़ा था वर्ण परिचय और उसमें हमने पढ़ा था जो माँ है वो स्वर को अपने साथ लिए हुए है। माँ पूरा नहीं, मतलब माँ अकेला नहीं है, माँ के साथ अ भी है। अगर माँ अकेला होता तो क्या होता? माँ यहाँ पर हलंत होता, लेकिन हलंत तो माँ नहीं है, मतलब माँ पूरा है। तो माँ को तोड़ना पड़ेगा हमें। तो हम माँ को तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आधा माँ प्लस अ प्लस लास्ट वाला आ। तो इन दो आ के बीच में संधि होनी है। समझ में आ रहा है? या बहुत इतना नहीं है तो अभी इतना समझ लीजिए आप कि संधि होती क्या है। कोई आपसे पूछे तो बस इतना पहले ध्यान रखिए कि संधि फर्स्ट वर्ड के लास्ट वाले लेटर में होगी, सेकेंड वर्ड के फर्स्ट वाले लेटर में होगी। मतलब दो शब्दों को जो हम जो जोड़ रहे हैं, उसके जो पास वाले जो लेटर्स हैं उनके बीच में हम संधि कर रहे हैं, पहली बात। और संधि होती क्या है, तो संधि वर्णों का मेल है।
इतना क्लियर है क्या सबको? यस सर, नाउ आई गॉट इट, थैंक यू। चलिए वेलकम, है ना। तो इतना ध्यान रखना है कि संधि क्या है, संधि वर्ण का मेल है, वर्ण के द्वारा आपस में जोड़ा जा रहा है। और संधि हो कहां पर रही है, तो फर्स्ट वर्ड के लास्ट में और सेकंड वर्ड के फर्स्ट में हो रही है। देखिए यहाँ पर मैम का सामान रखा है, इसको यूज कर लेते हैं। जैसे ये और इसको हमें जोड़ना है, तो हमें इसमें ग्लू कहाँ लगाना पड़ेगा, तो देखिए अगर इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर और इधर, मतलब पास वाला जो सरफेस है उसमें ग्लू लगाना पड़ेगा, तब जाके वो जुड़ पाएगा। ऐसे ही संधि है, संधि में क्या करना है, दो शब्दों को जोड़ना है। तो अगर बच्चा यहाँ पर और यहाँ पर ग्लू लगा के बैठा हुआ है तो क्या ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा। तो जुड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, निकटवर्ती, निकटवर्ती मतलब नियरेस्ट जो लेटर्स हैं उनको आपस में जोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट वर्ड का जो लास्ट लेटर है और सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है उसको हमको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके वहां पर संधि हो पाएगी। तो इतना सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि संधि होती क्या है। तो हमने पढ़ा संधि वर्णों का मेल है, दो वर्णों को जोड़ रहे हैं। और कहां पर हो रही है, फर्स्ट वर्ड के लास्ट में हो रही है और सेकंड वर्ड के फर्स्ट में हो रही है। चलिए देखिए यही यहाँ पर भी इसको एक बार और क्लियर किया गया है कि संधि कहाँ होती है, संधि कहाँ पर होती है। तो अभी हमने पढ़ लिया कि संधि जो है मुख्य रूप से दो शब्दों के निकटवर्ती जो वर्ण है वहां पर होती है, मतलब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में और द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में होती है। इन दोनों को मिलाना ही संधि कहलाता है, या मिलने से जो भी परिवर्तन आता है उसको संधि कहते हैं। चलिए अब देखिए संधि हो गई, हमने पढ़ लिया कि संधि क्या है, संधि दो वर्णों का मेल है। संधि हो रही है, संधि कहां पर हो रही है, फर्स्ट वर्ड के लास्ट में हो रही है और सेकंड वर्ड के फर्स्ट में हो रही है। अब बात आती है कि संधि है कितने प्रकार की। तो देखिए संधि जो है वर्णों पर आधारित है ना, संधि वर्णों पर आधारित है। तो वर्ण कितने प्रकार के हैं, कुछ स्वर हैं और कुछ क्या है, कुछ व्यंजन है। इसके बाद तीसरा प्रकार और बता दिया गया, वो क्या है, वो विसर्ग है। तो ध्यान रखिए संधि कितने प्रकार की आपसे पूछेंगे तो आपको बताना है क्या, संधि बेसिकली तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। कौन सी होगी, स्वर संधि होगी, व्यंजन संधि होगी और विसर्ग संधि होगी। क्लियर समझ में आ रहा है। तो पहली संधि कौन सी है, स्वर संधि है। दूसरी संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। और तीसरी संधि विसर्ग संधि है। यहाँ पर आपके लिए अच्छी एक न्यूज है यहाँ पर कि आपने सिलेबस देखा हो तो आपके जो एक क्वेश्चन पेपर आने वाला है उसने विसर्ग संधि को हटा दिया गया है। तो विसर्ग संधि हमको नहीं पढ़ना है, हमको केवल स्वर संधि पढ़ना है और व्यंजन संधियां पढ़ना है। तो खुश होने वाली बात क्या है कि दो ही संधियां पढ़नी है। लेकिन इसमें खुश कम होने की बात क्या है, तो हर संधियों में पांच पांच सात सात प्रकार की संधियां हैं। तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि स्वर संधियों में पांच प्रकार की संधियां हैं, उसमें से भी खैर आपको एक रिलीफ कर दिया गया है, आदि संधि नहीं पढ़ना है ना। और व्यंजन संधियों में भी पांच छह प्रकार की संधियां हैं। तो मतलब हमको दो बेसिक प्रकार की संधियां पढ़नी है, स्वर और व्यंजन। और उनके अंदर भी कई प्रकार की फिर संधियां होती हैं। तो यहाँ पर किसी को डाउट है अभी, हमने पढ़ लिया कि संधियां कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली तीन प्रकार की होती है, भले ही सिलेबस में नहीं, लेकिन इतना तो ध्यान रखिए कि संधि तीन प्रकार की होती है। कौन सी होती है, स्वर संधियां, व्यंजन संधियां और विसर्ग संधियां। क्लियर है सभी को ये। चलिए क्लियर है ना, आगे बढ़े। हेलो, स्वर संधि सिलेबस में स्वर संधि भी नहीं है, नहीं स्वर संधि है, स्वर संधि है। लेकिन स्वर संधि की जो एक लास्ट संधि है अयादि, वो नहीं है ना। ये नहीं सोचना है कि स्वर संधि नहीं है, स्वर संधि नहीं होगी तो क्या हो, बहुत छोटा सिलेबस हो जाएगा। स्वर संधियों में पांच प्रकार की संधियां होती हैं, अभी हम पढ़ेंगे स्वर संधियां। तो स्वर संधियां कितने प्रकार की होती हैं, पांच प्रकार की होती हैं। और व्यंजन संधियां छह सात प्रकार की होती हैं, तो वो सब पढ़ेंगे अभी हम। लेकिन उन पांच प्रकार की स्वर संधियों में केवल एक प्रकार है अयादि, लास्ट संधि जो कहती है, उसको आपके क्वेश्चन पेपर ने कैंसिल कर दिया है, उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो चलिए अब आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि संधि तीन प्रकार की है। अब जिन्होंने लेकिन संधियां नहीं पढ़ी हैं, अगर किसी ने कुछ जोड़ने का बोला, जैसे कि देखिए यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था क्या, हेम प्लस पढ़ा हमने क्या, आलय, है ना। और सेकंड लिखा है सत प्लस लिखा है जन। तो अब आपके पास एक टास्क है कि संधि करने के पहले आपको यही पता करना पड़ेगा कि कौन सी स्वर संधि है और कौन सी व्यंजन संधि।
क्या आप बता सकते हैं कि पहले नंबर वाली संधि कौन सी है और दूसरे नंबर वाली संधि कौन सी है? देखिए जो आपने अभी शेयर किया ना बेटा, उसमें देखो लिखा है स्वर संधि और विसर्ग संधि, साथ में एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है अयादि संधि और विसर्ग संधि को छोड़कर, है ना। तो स्वर संधियां हैं, इस मिथ में नहीं रहे आप, इस धोखे में नहीं रहे कि स्वर नहीं है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग नहीं है। स्वर में एक अयादि संधि नहीं है, बस इतना है जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अधिकांश सब लोग बता पा रहे हैं कि पहली वाली स्वर संधि है, दूसरी वाली व्यंजन संधि है। अब जो नहीं बता पा रहे हैं या जिनको नहीं पता है, पहली बार जिनके लिए कॉन्सेप्ट है, उनके लिए भी डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पढ़ने के लिए हम आए ही हैं, है ना। हम आए हैं क्योंकि हमें नहीं पता है, पता होता तो फिर हम क्यों आते हैं। तो देखिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्वर संधि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और व्यंजन संधि आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो देखिए स्वर संधि का बिहेवियर ये है कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर में स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी कैसा होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है कि मैं कहां पर फ्रेंडशिप करूंगा? जहां पर दोनों तरफ स्वर हो। अगर फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर भी स्वर हो, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी स्वर हो, तभी जाके स्वर संधि पॉसिबल है। अगर आपको ऐसा मिल रहा है कहीं पर कि यहाँ पर तो स्वर दिया है और यहाँ पर केवल वो व्यंजन दे दे रहा है, तो क्या संधि होगी? नहीं होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ पर संधि नहीं हो पाएगी। स्वर संधि कहां पर होगी? तो स्वर संधि केवल वहीं पर होगी जहां पर दोनों तरफ जुड़ने वाले जो वर्ण है वो क्या हो? वो स्वर हो। क्लियर है इतना सभी को? ये जुड़ने वाले जो दो लेटर्स हैं, यानी फर्स्ट वर्ड का लास्ट और सेकंड वर्ड का फर्स्ट, दोनों क्या होना चाहिए? दोनों स्वर होना चाहिए, तभी जाके हो पाएगी कौन सी संधि? स्वर संधि। तो अब चलिए नेक्स्ट आते हैं व्यंजन संधि पे। तो व्यंजन संधि हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए व्यंजन संधि पहचानने के लिए क्या करना है? तो व्यंजन संधि कह रही है कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? व्यंजन होना चाहिए, यानी फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर व्यंजन हो। तो सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी क्या व्यंजन हो? नहीं नहीं। व्यंजन संधि कह रही है कि हम थोड़े मॉडर्न ख्यालातों के हैं, हमें ये नहीं मानते कि भैया दोनों तरफ व्यंजन हो तभी चलेगा। वो कह रहा है या तो यहाँ पर स्वर हो या तो यहाँ पर व्यंजन हो, मतलब कुछ भी चलेगा, स्वर भी चलेगा और व्यंजन भी चलेगा। तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। इसलिए देखिए ध्यान रखना है कि स्वर संधि की ही रिक्वायरमेंट है। स्वर संधि बस ये कह रही है कि हमारे को दोनों तरफ स्वर होना चाहिए, जबकि व्यंजन संधि कह रही है कि फर्स्ट वर्ड का, अब जुड़ने वाले अगर हम हैं तो हम तो प्रायोरिटी पर हो। तो कह रही है फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर तो व्यंजन ही होना चाहिए, लेकिन दूसरी साइड कुछ भी चलेगा, स्वर भी चलेगा और व्यंजन भी चलेगा। तो ये स्वर संधियां ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं और व्यंजन संधियां ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर है सबको ये? तो यहाँ पर सबको क्लियर हो गया। पेपर में सबसे पहले अगर हमें यही पहचानना है ना, संधियां सॉल्व करने से पहले पहले तो सर हम ये पहचान जी। सर आपका मतलब है अगर हम स्वर संधि को देख रहे हैं तो दोनों तरफ स्वर होना चाहिए और हाँ, व्यंजन संधि में पहले व्यंजन होना चाहिए बाद वाला स्वर या व्यंजन में से कोई भी हो। कोई भी हो सकता है। वेरी गुड, सही है ना। ठीक यही बस ठीक है बात है सर। कि स्वर संधि कह रही है कि जुड़ने वाले जो दो शब्द हैं उनका फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर भी स्वर हो, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी स्वर हो, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम मित्रता कर पाएंगे। कहते हैं ना ऑर्थोडॉक्स, रूढ़िवादी विचारधारा, पुरानी ख्यालों वाले हैं कि हम स्वरों में ही मित्रता करते हैं। लेकिन व्यंजन एक मॉडर्न ख्यालों वाले वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर व्यंजन होना चाहिए, दूसरी साइड का कुछ भी चलेगा, हमें उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चलिए। तो उसमें सर व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन में व्यंजन दोनों। हाँ, व्यंजन में व्यंजन भी हो सकता है। ये थोड़ी कह रहे हैं कि अच्छा वो अच्छा। हमसे अपने लोगों से दोस्ती नहीं करेंगे, अपने लोगों से दोस्ती ठीक कर ठीक। लेंगे। दूसरा मिलेगा तो अच्छा, उससे भी दोस्ती कर लेंगे, उससे भी उससे उन्हें भी कर दोस्ती करने लेंगे। में कोई समस्या नहीं। जी जी जी, ठीक है सर, है थैंक ना? यू। वेलकम। अब विसर्ग संधि आपके सिलेबस में है नहीं है तो बहुत जानने की जरूरत नहीं, फिर भी आप जानना चाहते हैं तो बस उसका नियम ये है कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर क्या होना चाहिए? विसर्ग होना चाहिए। जुड़ने वाला पहला जो फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर जो होना चाहिए वो विसर्ग होना चाहिए। यहाँ पर स्वर भी चलेगा और व्यंजन भी चलेगा, पर ये सिलेबस में नहीं। ठीक है, देखते हैं इसको। चलिए, तो अब यहाँ तक अभी हमारी बात सबको क्लियर है। अब आते हैं हम हमारे मेन स्वर संधियों पर। अब हम देखिए हमारा सिलेबस जो डिवाइड कर रहे हैं वो इसी उससे डिवाइड कर रहे हैं कि पहले हर एक दिन हम लगभग एक एक दो दो संधियां पढ़ेंगे।
जो संधियां ज्यादा डेप्थ में है, थोड़ी ज्यादा टफ है या उसकी ज्यादा वेराइटीज है, तो उसको ज्यादा समय दे देंगे, एक दिन में एक ही संधियां। वरना हर दिन हम एक एक दो दो संधियां करते हुए चलेंगे। इसके कुछ टेस्ट सीरीज आप तक पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो भी हमने बात करी थी उपसर्ग और प्रत्यय, सॉरी, उपसर्ग और विलोम शब्द की, तो वो आपको टेस्ट में मिलते रहेंगे। तो हमको यहाँ पर कोशिश करनी है कि हम यहाँ पर उपसर्ग भी पढ़ते चलें, विलोम शब्द भी पढ़ते चलें। लास्ट जो कल की एक यूट्यूब पर लाइव जो वीडियो चलाई गई थी, उसमें भी हमने कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करी थी, रणनीति डिस्कस करी थी एग्जाम पैटर्न को लेके। तो वहां भी आप देख सकते हैं कि एग्जाम पैटर्न आपको कैसे रखना है, मतलब तैयारी कैसे रखनी है। बहुत अच्छा था। उसमें हमने डिस्कस किया था कि शुरू के 25 डेज आप सिर्फ तैयारी रखिए, यानी आप चीजों को लर्न करिए। बाकी का जो एक महीना रह जाएगा आपका, 30-40 डेज जो रह जाएंगे, उसमें आप क्या करिए, प्रैक्टिस करके देखिए। चलिए, तो स्वर संधियां पढ़ रहे हैं। अब स्वर संधियों में भी भेद है, मतलब देखिए स्वर भी कोई एक थोड़ी है। अभी हमने पढ़ा स्वर कई प्रकार के हैं ना, आ ई उ री ए ऐ ओ औ। तो ये कई प्रकार के स्वर है, तो इनमें भी कई प्रकार के रूल हैं, है ना। स्वर संधि कोई एक नहीं है, स्वर संधि कई प्रकार की हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं स्वर संधियां 5 प्रकार की हैं। कौन सी हैं? एक दीर्घ संधि होती है, एक गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है और अयादि होती है। अब अयादि तो आपके सिलेबस में कट गई है, तो आपको पढ़नी है यहाँ पर कितनी संधियां? 4 संधियां आपको यहाँ पर पढ़नी है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। देखिए, अगर आपने वर्ण परिचय पढ़ा था अभी अगर, तो ये तो यहीं से भी समझ में आ सकता है आप। दीर्घ का नाम क्या होता है? दीर्घ का मतलब क्या होता है बताइए, किसको पता है दीर्घ का मतलब क्या होता है? लंबा, बड़ा। लंबा, लॉन्ग, लंबा। बड़ा। लंबा, बड़ा। हाँ, अभी एक्सप्लेन करेंगे। मतलब अभी तो हम ना सिर्फ संधियों के इंट्रोडक्शन पार्ट में हैं, दीक्षा जी। तो अभी बस हमने बस इंट्रोडक्शन आपको बताया कि संधि होती क्या है, कहाँ पर होती है, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कौन सी स्वर है, कौन सी व्यंजन है। अब हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं स्वर संधियों में दीर्घ संधि से शुरू करेंगे। सही बताया आप लोगों ने, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, लंबा नहीं, बड़ा। दीर्घ मतलब बड़ा, है ना। ह्रस्व मतलब छोटा। अभी हमने स्वर भी पढ़े थे, तो उसमें भी हमने पढ़ा था 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। मतलब ये जो आ है, ये ह्रस्व स्वर है, और ये जो बड़ा आ है, ये दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ संधि क्या कर रही? दीर्घ संधि बड़े आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ पर फोकस करेगी। चलिए, तो पहले इसके एक रूल को जानते हैं, पहले इसके एक नियम को जानते हैं कि इसका नियम क्या होता है, उसके बाद फिर हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए, एक इसके लिए आप कर सकते हैं कि बेसिकली आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको संधियां पढ़ने के लिए पहली टाइम आप पढ़ रहे हैं, तो एक कॉपी में ना इसके रूल्स लिख लीजिए आप। क्योंकि जब तक आपको इसके रूल्स याद नहीं होंगे, आप आगे कर नहीं पाएंगे। अभी हम जब करेंगे तब आपको बताएंगे कि संधि है ना मैथमेटिकल जैसी है, मैथ्स जैसी है, मैथमेटिक्स जैसी है। तो जैसे जैसे आप मैथ्स के कुछ फॉर्मूले लिखते हैं ना, वैसे फॉर्मूले लिखते चलिए। पूरी संधि नहीं करनी है, आप बस संधि का नाम लिखिए, संधि का फॉर्मूला लिखिए, और बहुत अच्छा है अगर आप उसको एक कोई उदाहरण करके देखिए कि कल को भविष्य में आप उस संधि को करने में फंसेंगे, तो आपके पास उसका फॉर्मूला भी लिखा रहेगा और उसका एक उदाहरण भी लिखा रहेगा। चलिए, तो नेक्स्ट शुरू करते हैं। कौन सी संधि हमारी? दीर्घ संधि। चलिए, तो दीर्घ संधि कह रही है क्या? दीर्घ संधि कह रही है कि जब दो सवर्ण, सवर्ण का मतलब क्या होता है बताइए? सवर्ण, देखिए स प्लस वर्ण, सवर्ण क्या होता है? सवर्ण का मतलब बताइए। जर्नल? नहीं नहीं, सवर्ण मतलब नहीं होता जर्नल, वर्ण के साथ। सवर्ण का मतलब होता है एक जैसा। सवर्ण का मतलब क्या होता है? एक जैसा। जब भी सवर्ण आ जाए, एक जैसे आ जाए। अब एक जैसे वर्ण कौन से हैं? देखिए, स्वर में एक जैसे वर्ण है, जैसे कि आ और आ, ई और ऊ और ऊ। ये 3 लेटर्स पर ही आपकी दीर्घ संधि जो है वो बेस्ड है, इन 3 वर्णों पे ही संधियां हैं। देखिए, उसका नियम बता रहे हैं ये रूल आपके सामने लिखा हुआ है। जब भी समान वर्ण आ जाए, समान वर्ण का मतलब क्या है? आ के बाद आ जाए तो क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ई के बाद ई आ जाए तो क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। ऊ के बाद ऊ आ जाए तो क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। देखिए, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसको डिटेल में हम बता देते हैं। डिटेल में वो ये कहना चाह रहा है, जैसे कि यहाँ पर
छोटा आ लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर है ना, सपोज करना है आपको, आपको सोचना है कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर आ पे खत्म हो गया और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी छोटे आ पर खत्म हो गया। तो आपको अगर इन दोनों को जोड़ना है तो ये दीर्घ संधि कह रही है कि आप क्या करिए, आ को आ से प्लस करके दोनों आ को मिलाकर क्या कर दीजिए, आप बड़ा आ बना दीजिए। मतलब इन दोनों आ के प्लेस पर क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। सेकंड क्या नियम है, सेकंड ये हो सकता है कि इस साइड छोटा आ मिल जाए आपको और सेकंड साइड क्या हो जाए, सेकंड साइड बड़ा आ मिल जाए आपको। अब अगर इसमें क्या होगा, एक साइड तो छोटा है एक साइड बड़ा है, तो क्या होगा, होगा तो बड़ा तो ही आ, सेम ही बड़े होगा, आ से सेम ज्यादा और ही। क्या जाएगा। हेलो, क्या बोल रहे हैं। सर यही सेम ही होगा जो पहले था। हाँ सेम ही होगा, है ना, जैसे कि आप कहते हैं ना कि अब आप लोग बोलो अगर कि मैं बड़े होकर कुछ बनूंगा, तो घर वाले यही कहेंगे अब और कितना बड़ा होगा बेटा, अब और क्या करोगे, अब और बड़े तो हो चुके हो तुम, करने की देरी है अब बस। चलिए, तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए कि आ, छोटे आ से बड़े आ को प्लस करेंगे तो बड़ा आ बनेगा। और अगर यहाँ पर बड़ा आ गया फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर और सेकंड साइड छोटा आ हुआ तो क्या होगा, तो भी बड़ा आ ही होगा। और अगर दोनों साइड बड़ा आ रहे हैं तो भी क्या बनेगा, तो भी बड़ा आ ही बनेगा। समझ में आ रहा है सभी को, कहना चाह रहे हैं लास्ट ऑफ द कॉर्नर बनेगा आपका बड़ा आ, क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। ये आ से जुड़ा हुआ नियम सबको याद हो गया, समझ में आ गया, है ना। इसको एक बार लिख लीजिए आप चाहे तो, बहुत डेप्थ में लिखना है तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए, पहले को दूसरे जो ई और ऊ वाले रहेंगे उसको हम शॉर्ट में पढ़ लेंगे, लेकिन एक को तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पूरा लिख लीजिए कि मतलब कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना है। कोई भी आ हो, चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, आंसर हमारा आएगा बड़ा आ। क्लियर है सबको ये। चलिए, अब देखिए ई संबंधी नियम देखते हैं। ई संबंधी मतलब ई से क्या नियम है, तो देखिए ये यहां पर कह रहे हैं कि ऐसे ही अगर ई को ई से प्लस करें, ई को ई किससे प्लस करें, ई को अगर ई से प्लस करें तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा बड़ी ई, क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। और वही चार हेरा फेरी होगी यहाँ पर कि इस साइड बड़ा आए या उस साइड छोटी ई आए या उस साइड छोटी ई आए इस साइड बड़ी ई आए, मतलब कुछ भी करो सवर्ण अगर है, इसलिए उसने देखो डेफिनेशन में बताया है क्या, सवर्ण। इसलिए अगर सवर्ण है, अगर एक जैसे वर्ण है चाहे वो छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, ये सवर्ण ही कहलाएंगे। अगर ये सवर्ण है तो क्या बन जाएगा, बड़ी ई ही बनेगा। क्लियर है सभी को ये। और ऐसे ही हमारा ऊ का नियम है कि अगर ऊ को अगर हम ऊ से प्लस करेंगे तो बड़ा ऊ बनता है। किसी को कोई डाउट लग रहा है कि ई या ऊ को और ज्यादा फिर से डिस्क्राइब करें या बताएं उसको। हमें लग रहा है सेम है, मतलब है ना, जैसे कि आ का जो नियम है वही ई का नियम है, वही ऊ का नियम है। तो दीर्घ संधि में आपको याद रख लेना है, तीन लेटर्स आपको याद रख लेने हैं, आ ई और ऊ। आपको अपनी कॉपी जो है, नोट्स जो आप लोग बना रहे हैं, अपने सेल्फ नोट जो आप बना रहे हैं उसमें आप लिख लीजिए कि दीर्घ संधि सिर्फ तीन वर्णों के नियमों को बताती है। किसको, आ, ई और ऊ। साथ ही साथ वो सवर्ण पर बेस्ड है, वो ये कहना चाह रही है कि दोनों तरफ समान वर्ण होने चाहिए, जुड़ने वाले जो दो अक्षर हैं, जो वर्ण है वो दोनों क्या होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। चलिए, तो पहले हमने इसका पढ़ लिया नियम। अब हम इसको पहले एक बार इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। फिर कुछ यहाँ पर आपके लिए टेस्ट भी है इसमें कि एक बार आप देखिए कि आप इसमें कर पा रहे हैं कि नहीं, है ना। आप कोशिश करिए हिंदी की जो क्लास हो रही है उसमें आप एक अपना नोट पेन रख के बैठे, तो कुछ ना कुछ जब भी आपको ऐसा लगता है तो आप राइट डाउन भी करते जाएं और आप एक बार सेल्फ वहीं पर प्रैक्टिस कर लें। तो अगर आप वहीं प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो सकता है आपको यही नहीं अगर समझ में आ रहा है तो फिर आप उसको कर पाएंगे। चलिए, जैसे देखिए हमारे पास पहला एक उदाहरण हमारे लिए लिखा है, धर्म देखिए लिखा है धर्म प्लस अर्थ। आपको यहां पर दे दिया धर्म और अर्थ को आपको जोड़ना है। तो आपको क्या करना है, पहले पहले आपको ये पहचानना है कि ये लास्ट वर्ड है ये फर्स्ट वर्ड है।
अच्छा, रा की रेफ का नियम सबको समझ में आता है? अब बताइए इसमें रा कहाँ जाएगा? वर्ण परिचय में हमने शायद इसके बारे में चर्चा नहीं करी कि सर रा के की ऊपर रेफ। आ के ऊपर जाएगा, धर्मार्थ बनना चाहिए। रा की रेफ कहाँ जाएगी? आ के सर ऊपर। हाँ, के ऊपर के साथ आ की मात्रा आएगी और उसके ऊपर चली जाएगी, जैसे पीछे वाले में ये था। जैसे आ लिखा और आ की रेफ ऐसा। नहीं नहीं, इसके साथ में डंडा लगा के, डंडे से अच्छा, ऊपर होगी। चलिए इसको हम मिटा देते हैं और इसको हम लिख देते हैं ऐसा और ऐसा। ऐसा। हाँ सर, ऐसा। और आगे क्या से ये सर सही आ है? जाएगा। सब म पे जाएगी जब दोनों कंबाइन होंगे तब। काय पर जाएगी? म पे अच्छा, कंबाइन। बेसिकली है कहाँ पर ये रा की रेफ? कहाँ तो एग्जिस्ट माँ कर रही है, के कहाँ माँ पर के है? आगे ना दैट सर ये माँ अ पे की है। जगह एक सर अ माँ की के जगह बाद म में एक आएगा। आ की मात्रा लगेगी हाँ, और उसके बाद अभिजीत ने सही लिख दिया ये, मतलब हाँ, मैं अ को म ही देख रही थी, जब ज्वाइन होगा वो तो फिर अ तो खत्म ही हो जाएगा ना, एम म ही आएगा। चलिए थोड़ा सा क्या, आप बहुत सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं तो आवाज समझ में नहीं आई हमें, लेकिन इसका एक बार हम बता देते हैं कि रा की रेफ जो लगी हुई है, आप समझिए एक बार, आप अपने मन में बोलिए, बोलिए धर्म। धर्म। तो देखिए आप लोग धर्म, तो र पहले बोल रहे हैं, म बाद में बोल रहे हैं। रा की रेफ का नियम ये है कि रा की रेफ जहां लगी रहती है उसके पहले होती है। मतलब अगर लिखा है धर्म, तो रा की रेफ धा और माँ के बीच में है, लास्ट लेटर नहीं है, वो माँ के भी पहले है वो। समझ में आ रहा है ना? ये वाक्य शुद्धि, अभी अब हम लोग ये जो शब्द शुद्धि पढ़ेंगे ना, स्पेलिंग करेक्ट करना हिंदी में, उसमें बहुत ज्यादा काम आएगा आपको। और अभी से इस चीज को पैटर्न बना लो आप लोग कि कहीं भी रा की रेफ लगी है ना? जैसे कि लिखा है कर्म, तो कर्म में जो रा की रेफ है, ये रा की रेफ ये माँ के ऊपर जरूर है, लेकिन ये प्रोनंस कहाँ हो रही है? ये प्रोनंस हो रही है यहाँ पर बीच में, का और माँ के बीच में। यानी रा की रेफ का नियम ये है कि जहां वो होती है वो उसके बाद वाले लेटर के ऊपर जो है वो खड़ी हो जाती है जाकर। समझ में आ रहा है आप सबको? क्लियर है रा की रेफ का रूल? जिसको थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा था वो ध्यान रखिए, इसको ऐसा करेक्ट कर लीजिए। जिसको समझ में आ गया पहले से वो ठीक है ना? तो ध्यान रखना है, रा की रेफ जो है वो जिन भी लेटर के ऊपर लगी हुई है वो उसके पहले है ना? धर्म, कर्म, तो कर्म, रो पहले आ रहा है फिर मां आ रहा है। चलिए तो शुरू करते हैं फिर से। इसलिए बता रहे देखिए, क्योंकि जब तक आपको तोड़ना नहीं आएगा ना तो आप इसको ना संधि कर पाओगे ना इसका विच्छेद, क्योंकि विच्छेद बहुत मेन है। तो फिर से शुरू करते हैं। देखिए हमने लिख लिया यहाँ पर हमारा क्या, धर्म प्लस लिख लिया हमने अर्थ। अब आप पहले क्या करिए, अभी तो आप अगर नए संधि में तो डायरेक्ट संधि मत करिए और इस आंसर को आप भूल जाइए जो यहाँ लिखे हुए हैं, इन आंसर्स को आप भूल जाइए। अब क्या करना है हमको, देखिए स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है। पहले समझिए संधि फर्स्ट वर्ड के लास्ट में मतलब माँ में और आ में होती है। तो हमने क्या करा, हमने माँ को नीचे लिख लिया यहाँ पर, है ना? ये हमने माँ लिख लिया यहाँ पर और हमने यहाँ पर लिख लिया आ। अब हम समझ रहे हैं कि माँ जो है वो अकेला वर्ण नहीं है, अब वो अक्षर है। उसमें क्या है, उसमें दो वर्ण है। कौन से दो वर्ण है? एक स्वर है, एक व्यंजन है। तो अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, तोड़ेंगे तो मिलेगा हमें आध म और फिर मिलेगा आ, प्लस का प्लस आ का आ। तो अब समझिए ये जो आ है वो ये है, और इस माँ को तोड़ा तो इस माँ में से हमको क्या मिल गया, आधा माँ मिल गया और आ मिल गया। इतना क्लियर है आप सभी को? चलिए अब हमें जो संधि करनी है वो हम कहाँ करेंगे, इन दो के बीच में करेंगे या माँ और आ के बीच में करेंगे? कहां पर करेंगे बताइए? संधि आ और आ के बीच में होगी या माँ और आ के बीच में होगी? कहाँ होगी संधि? सर पहले वाले में आधा में और आ में। आधा माँ और आ के बीच में होगी क्या संधि? आप शायद बोल रहे हैं नहीं आधा माँ और आ। नहीं सर, सर और आ के और बीच में। आ की होगी। आ और आ के बीच में ही होगी। देखिए अभी हमने संधि का नियम पढ़ा था, संधि फर्स्ट वर्ड के लास्ट में होती है। यहां पर आपको लग रहा था कि लास्ट लेटर माँ है,
लेकिन जब हमने तोड़ा तब हमें पता पड़ा माँ लास्ट नहीं है, माँ के लास्ट में क्या है, आ है। तो मतलब फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर क्या हो गया, आ हो गया, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या हो गया, आ हो गया। तो निकटवर्ती यानी नियरेस्ट जो लेटर है हमारे वो क्या है, आ प्लस आ। और दीर्घ संधि हमसे कह रही है कि भैया आ से आ को मिला के आप क्या कर दीजिए, बड़ा आ बना दीजिए। तो हमने बना दिया बड़ा, हमारा क्या जाता है, ठीक है आप कह रहे हो तो हम बना देते हैं। हमने बना दिया, आ प्लस आ बड़ा कर दिया। फिर क्या करेंगे, देखिए प्लस का प्लस, माँ का माँ, है ना, ये माँ यहाँ पर कंटिन्यू में है, दो आ को जोड़ के ये आ बनाया गया है, मैथ्स जैसा है बिल्कुल। क्लियर है यहां तक सभी को। फिर देखिए क्या होगा, माँ को आ से जोड़ेंगे तो क्या होगा, माँ में आ की मात्रा माँ। क्लियर हुआ। अब संधि करने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर दोनों लेटर्स को हमने जोड़ दिया है, तो क्या होगा, देखिए ऊपर वालों ने देखा कि लड़ाई शांत हो गई है, नीचे संधि हो चुकी है। संधि मतलब देखिए आपने सुना होगा, पहले के टाइम पे राजा महाराजा भी लड़ते थे ना, तो वो संधि कर लेते थे। संधि का मतलब क्या, कॉम्प्रो। तो यहाँ पर कॉम्प्रो हो चुका है, लड़ाई का अंत हो चुका है, मिल चुके हैं, तो ऊपर वाला धा नीचे आ जाएगा, और ऊपर वाला जो था वो भी नीचे आ जाएगा। अब साथ साथ इसमें क्या मिसिंग है, ये रा की रेफ जो है वो मिसिंग है, तो यहाँ पर हम रा की रेफ भी लगा देंगे। पेज वहां पर कट रहा है, रा की रेफ लगी है, ध्यान दीजिए, ये रा की रेफ हम लगा देंगे। तो हमारा शब्द बनेगा क्या, हमारा शब्द बनेगा धर्मार्थ। क्या बनेगा, धर्मार्थ बनेगा। सर एक बार अध्ययन बता दीजिए, समझ में नहीं आया। धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब होता है अच्छा काम करना, और अर्थ का मतलब होता है पैसा, है ना। चार प्रकार के आपने सुने हो तो, प्राचीन काल से ना चार प्रकार की उन चीजों को बताया गया है। चार प्रकार के स्तंभ हैं हमारे भारतीय संस्कृति में, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म का मतलब होता है अच्छे काम करना, अर्थ का मतलब होता है पैसा, है ना, काम का मतलब होता है डिजायर्स, और मोक्ष का मतलब होता है इन सभी चीजों से मुक्त हो जाना, है ना। तो यहाँ पर बस इसका मीनिंग इतना ही है कि ये दो चीजों को मिला के बता रहा है, धर्म और अर्थ, यानी धर्म और पैसा। क्लियर है सबको ये। पर ये माँ सर टूटा तो आ संधि कैसे किससे आया उसमें? लेकर अध्ययन बता दीजिए। एक मिनट रुकिए, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं आप लोग, माँ टूटा तो आ कैसे आ गया, जी। एक मिनट। एक मिनट रुकिएगा, कुछ टेक्निकल इसमें हो गया है ना। देखिए कहना वो ये चाह रहे हैं कि एक मिनट रुकिएगा, है ना, स्क्रीन क्या है, स्क्रीन पर राइटिंग नहीं आ रही है, स्क्रीन शायद हिल रही है बस, राइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक मिनट इसको करेक्ट करते हैं। स्क्रीन दिख रही है आप सभी को, सर एक मिनट आइए। जी सर, दिख रही है। ठीक है, तो स्क्रीन ना हिल रही है सर, ये मतलब वो फैन रुक नहीं पा रहे हैं जी, क्या कुछ प्रॉब्लम है, स्क्रीन हिल रही है आजम से।
चलिए एक बार फिर से कंफर्म करिए कि आपको आवाज आ रही है और आप देख रहे हैं, मतलब आपको आपका वीडियो ऑन है, देख पा रहे हैं, आप स्क्रीन शेयर हो रही है आपको। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था उसमें। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी किसी ने पूछा कि माँ की जगह आ कैसे आ गया, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए कि हमने क्या करा। हमारे पास जो प्रश्न था, चलिए हमारे पास जो प्रश्न था वो था हमारा क्या, धर्म प्लस था अर्थ, है ना, ये हमारा शब्द था। क्लियर आ रहा है सबको, वॉइस आ रही है ना? यस सर, हेलो, आ रही है। चलिए तो देखिए धर्म का जो माँ था ये लास्ट लेटर था। अभी हमने पढ़ा रा की रेफ जो है वो धा और माँ के बीच में होती है, तो माँ को हमने तोड़ा तो हमको मिला आधा माँ और हमको मिल गया आ, प्लस का प्लस आ का आ। अब देखिए यहाँ पर दो आ कैसे हो गए, तो ये एक आ तो ये वाला है, और ये माँ को जब हमने तोड़ा तो माँ में से हमको दो चीजें मिली, एक मिला आधा माँ और एक मिला आ। तो कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो फर्स्ट लेटर जो था, उस फर्स्ट लेटर का जो लास्ट वर्ड था वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया आ। और फर्स्ट वर्ड का सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो हो गया आ। मतलब जुड़ने वाले जो दो अक्षर हैं वो सिर्फ ये आ और आ है, माँ से जुड़ने का कोई भी मतलब नहीं है। तो दीर्घ संधि ने हमको कहा था कि आ प्लस आ क्या होता है, बड़ा आ होता है, तो हमने आ से आ को जोड़ा तो क्या हो गया, वो बड़ा आ हो गया। प्लस का प्लस आधा माँ का आधा माँ, आधा माँ पहले से ही लिखा हुआ था, इन दो को आपने जोड़ा तो एक बड़ा आ हो गया। अब आधे माँ को आ से जोड़ेंगे तो क्या होगा, माँ में आ की मात्रा माँ, इन दोनों को जोड़ा तो क्या बन गया, माँ में आ की मात्रा माँ। फिर क्या करेंगे, धा को नीचे उतारेंगे, रा की रेफ जो रह गई थी उसको लगा देंगे, और ऊपर था को उतारेंगे और था के ऊपर जो राखी रेख थी उसको लगा देंगे। बस इतनी सी बात है। क्लियर है? किसको डाउट है अभी भी किसी इसमें? सर ये ये जो आ माँ टू इसलिए आया क्योंकि माँ टू प्रोनाउंस करने में धर्म को आ रहा है, धर्म आ। हाँ आ तो आएगा ना बेटा, देखो आपने जोड़ जरूर दिया है, जी जी। आपने वर्णों को स्वरों को आपस में जोड़ जरूर दिया है, लेकिन उसकी ध्वनि थोड़ी जा सकती है उसमें से। आएगा तो धर्मार्थ ही, आ उसमें है तब तो हम विसर्ग, अब जिसको तोड़ेंगे भी तब तो तोड़ पाएंगे ना कि उसमें आ है। जैसे कि अगर आपको धर्मार्थ तोड़ने के लिए आ गया, विच्छेद भी है अभी आपको, तो आप तोड़ेंगे कैसे कि आ देख कर ही तो तोड़ पाएंगे ना आप। इसमें से आ नहीं जाएगा, आ की मात्रा लगी तो आ तो आएगा ही आएगा। जैसे कि अगर नहीं आप नहीं लिख रहे हो यार, को, का में ओ की मात्रा को, तो इसमें ओ का साउंड आएगा ही आएगा क्योंकि इसमें ओ की मात्रा लगी हुई है ना, वो सर साउंड थोड़ी जाएगा। सर मैं सर धर्मार्थ ये पूरे माँ शब्द टूटता के है तो लिए आ नहीं ही कह रहा क्यों हूँ। आता है? सर क्या हुआ? ये मतलब सर जी माँ टूटने पे आ ही क्यों आता है सर? ये मतलब माँ को जो आप तोड़ रहे हैं तो आ कैसे आ रहा है? मतलब या कुछ भी वर्ड तोड़ेंगे तो अच्छा, आएगा ऐसा उसमें। पूछ रहे हो आप। देखिए जी जी सर। माँ को तोड़ने पे आ ही क्यों आ रहा है, क्योंकि माँ के साथ ना कोई भी मात्रा नहीं है, और जिसके साथ कोई मात्रा नहीं होती उसके साथ आ की मात्रा होती है। वैसे ही जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है ना, लोग कहते हैं। जैसे देखो कि लिखा है क, तो क का मतलब है कि इसमें आधा क है और छोटा आ है। लेकिन अगर लिखा है का में आ की मात्रा क, तो इसका मतलब ये है कि इसमें आधा क है और बड़ा आ है। समझ पा रहे हैं? अगर लिखा है को, तो मतलब ये है कि इसमें आधा क है और ओ है। लेकिन अगर लिखा है कऊ, तो मतलब ये है कि आधा क है और इसमें औ की मात्रा है। बच्चों को ऐसे ही तो मात्रा बना के पढ़ना सिखाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे देखिए मतलब यहाँ सर पर भी आप लिखा ये है, कह रहे हैं कि हर क्या हुआ? हेलो सर, आप ये बताना चाह रहे हैं कि हर व्यंजन के साथ एक स्वर उसमें है। हाँ, अगर कोई व्यंजन पूरा लिखा है, देखो व्यंजन पूरा और आधा कैसे होता है, तो जैसे देखो ये लिखा है क, तो ये पूरा है, अगर ये पूरा है तो इसमें स्वर है। लेकिन अगर आप लिख रहे हो ऐसा आधा, या अगर आप इसको ऐसा लिख रहे हो नीचे हलंत लगा रहे हो, तो ये आधा है। और अगर ये आधा है तो इसका मतलब ये कि इसमें कोई भी स्वर नहीं है। क्लियर है आपको ये? आप देखिए यहाँ पर जितने भी मतलब विच्छेद सर हर आपको जब भी, व्यंजन के साथ कुछ ना कुछ स्वर होगा। हाँ अभी हमने व्यंजन की डेफिनेशन भी इसलिए पढ़ी थी ना, फर्स्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी वो इसलिए पढ़ी थी ताकि आप लोग वर्ण पढ़ पाए और व्यंजन पढ़ पाए, यानी स्वर और व्यंजन को समझ पाए। जो व्यंजन होते हैं ना वो अधूरे होते हैं,
का से लेके जितने व्यंजन है वो सब अधूरे हैं। वो कब पूरे होते हैं? जब उनके अंदर कोई स्वर मिक्सअप होता है। जैसे हम बोल रहे हैं क, तो हम देखो क के साथ अ आ रहा है। हम बोल रहे हैं को, तो का में ओ का साउंड आ रहा है। हम बोल रहे हैं कू, तो का में ऊ का साउंड आ रहा है। मतलब हर व्यंजन को कौन पूरा करता है? स्वर पूरा करता है। हर व्यंजन को स्वर पूरा करता है, इसलिए स्वर को वॉवेल्स कहते हैं। जो वॉवेल्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स के साथ जुड़े हुए रहते हैं। क्लियर है सबको ये? जी सर। अब तो कोई डाउट नहीं है? चलिए नहीं बढ़िया। सर। है ना? ऐसे ही देखो पूछते रहिए। कई बार होता है कि पढ़ाने वाले को सच में नहीं आता कि शायद ये डाउट नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ रहे हैं पहले, तो हो सकता है आपको वो डाउट हो, तो आप बिल्कुल पूछते रहिए कि ये समझ में नहीं आया है, कुछ भी जो समझ में नहीं आया है, क्योंकि ये सर छोटी छोटी बातें इग्नोर तो करेंगे तो लास्ट में फिर प्रॉब्लम आ जाती है। जी सर एक क्वेश्चन था। बेसिकली हाँ जैसे आपने धर्म अर्थ जो एग्जांपल दिया है, ठीक है, तो अब जो जी हमारा रूल कहता है वो ये कहता है कि फर्स्ट वर्ड का सेकंड वर्ड और सेकंड का फर्स्ट वर्ड, तो बस हमें इसे सॉल्व करना है जब भी हम संधि विच्छेद करेंगे। नहीं, विच्छेद करने में क्या होता है कि देखो विच्छेद को नहीं तोड़ना विच्छेद नहीं, है। सॉरी, जब हम इसे जोड़ेंगे जोड़ेंगे सॉरी, हाँ तो हमें जैसे ये देखो अभी दोनों ही हमने सॉल्व बता, करना है, माँ और आ को। हाँ हाँ सही है। अभी हम एक बार इसको तोड़ना भी सीखेंगे। सपोज करो कि इसको जोड़ा गया है इधर ग्लू से, तो ऑब्वियस है तोड़ना पड़ेगा ना, यहीं से टूटेगा ये, है ना? ऐसे ही वो भी है। अब इसको तोड़ने का नियम क्या है? देखिए तो वो सर बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा हमको ऐसा लग रहा है कि अभी हम सिर्फ जोड़ना सीखते हैं, फिर तोड़ना सीखेंगे ना, तो एक माइंड सही रहेगा। वरना आप ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे तो दिमाग में थोड़ा सा क्या रहेगा कि ज्यादा डाटा इकट्ठा हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जिसमें कंफर्टेबल है, आप बोले तो हम अभी विच्छेद बता दें, लेकिन हम ये सोच रहे हैं नहीं कि एक नहीं बार सर, मेरे सभी। को जी जी, तो एक बार तो क्या वो करते हैं नहीं था, पहले। मुझे एक ये भी हाँ बोलो बेटा। सर, मेरे को ना एक्चुअली ये कंफ्यूजन हो रहा था कि जी बेसिकली हमें माँ और आ को इसमें सॉल्व करना था, ठीक है, और बाकी शब्द एज इट इज ही लिखे जाएंगे हाँ जब हम हाँ, कहना जोड़ते हैं ये इसमें। चाह रहे हैं, सही बात है, सही बात है। अच्छा बात यही ओके, है कि ठीक जो है सर, अब आ गया लड़ाई, समझ। हाँ जो लड़ाई जो युद्ध है वो फर्स्ट वर्ड के लास्ट में और सेकंड वर्ड के फर्स्ट में है। बाकियों को अच्छा लड़ने भिड़ने ओके, से कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं आप जो आखिरी में निर्णय हो जाए उसके साथ हम खड़े हो जाएंगे। तो समझ आ जैसे, गया, ठीक है, थैंक यू। हाँ जैसे देखिए लिखा है यहाँ पर ये मत प्लस अनुसारम, या अनुसार, है ना? मत प्लस अनुसार लिखा हुआ है। तो अब देखिए ये फर्स्ट वर्ड का लास्ट है, ये सेकंड वर्ड का फर्स्ट है। तो संधि होगी कहां पर? इस ता में होगी और इस आ में होगी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस ता को लेकिन तोड़ना पड़ेगा। क्यों तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि ता पूरा लिखा हुआ है। अगर इसमें हलंत लगा होता तो ये व्यंजन संधि की ओर चला जाता, क्योंकि ये व्यंजन है। यहाँ पर स्वर संधि सीधे सीधे मना कर देती कि भैया दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। लेकिन क्या है यहाँ पर, ये जो ता है ये कंप्लीट दिखा रहा है। यहाँ पर ये ता क्या कर रहा है? कंप्लीट दिखा रहा है। अगर ये ता कंप्लीट है तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर स्वर है। तो हमने इस ता को तोड़ा तो हमें मिला आधा त और हमें मिला अ। प्लस का प्लस, आ का आ। ध्यान दीजिए ये आ ये वाला है, और इस ता को तोड़ेंगे तो दो वर्ण हमको मिले, एक आधा ता और एक अ। फिर से वही हो रहा है कि फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर हो जाएगा हमारा क्या? अ, और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर भी है अ। समान वर्ण आ रहे हैं तो क्या करिए? आप जोड़ दीजिए, बड़ा आ बना दीजिए। हमने बनाया, इसको बना ये बड़ा आ। प्लस का प्लस, आधा ता का आधा ता। अब क्या कर सकते हैं? आधे ता को उसके स्वर के साथ जोड़ सकते हैं। तो हमने बना दिया ता में आ की मात्रा त। फिर क्या हो गया? नीचे सॉल्यूशन निकल आया, लड़भड़ के कोई बच गया। ऊपर वाले ने बोला अब चलो चलते हैं नीचे, तो वो नीचे की ओर आ गए। नीचे आया माँ और यहाँ पर आ गया अनुसार, तो बन गया मतानुसार। समझ में आ रहा है? ये लिखा हुआ है मतानुसार। क्लियर है? ऐसे ही देखिए वीरांगना, ऐसे ही पुस्तकालय बना हुआ है, ये सेमिटीज ही हो जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा एक बार आप कोशिश करिए करने की। और रही बात तोड़ने के लिए, जो आपके मन में थोड़ा थोड़ा डाउट आ रहा है, तो देखिए इसको पहचानते कैसे हैं? तो देखिए जो दीर्घ संधि है बड़ा आ की मात्रा बना रही है। तो जब भी आपको कोई वर्ड दिया हुआ है तो आप समझिए अगर ये स्वर संधि है तो ये दीर्घ संधि के अनुसार कहां पर टूट सकती है? बड़े आ पर टूट सकती है। और सब में देखिए बड़े आ की मात्रा लगी हुई है।
और जहां पर बड़े आ की मात्रा लगी है यहीं से इन शब्दों को तोड़ सकते हैं। अभी बस इतना समझ लीजिए, तोड़ने के नियम को बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखिए कि तोड़ने का नियम ये है कि जहां से जोड़ा गया है उसको वहीं से तोड़ना पड़ेगा। और अगर जोड़ने से बड़ा आ बना था तो टूटेगा भी बड़े आ पर ही। तो जब भी धर्मार्थ आपको तोड़ने को आ जाए तो कंफर्म कर लीजिए कि टूटेगा शब्द कहाँ पे, बड़े आ पर ही टूटेगा, क्योंकि बड़ा आ दीर्घ संधि बना रही है। क्लियर है इतना सबको ये? क्लियर है ये? आगे बढ़ जाए हम। यस चलिए, इसके बाद देखिए दीर्घ संधि का दूसरा नियम है जो ई और ई का नियम है, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि लिखा है रविंद्र, देवेंद्र, राजेंद्र, ये सब जो है क्या है, ई संधियां हैं। देखिए क्या लिखा है, रवि प्लस इंद्र, है ना। रवि प्लस इंद्र शब्द को तोड़ना है तो वही हमारा है, फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर ये है, सेकेंड वर्ड का फर्स्ट ये है। तो इसको नीचे लिखेंगे तो क्या होगा, वा में छोटी ई की मात्रा जो वी है इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें स्वर जुड़ा हुआ है। देखिए ई की मात्रा लगी हुई है यहाँ पर, तो हमने लिखा आधा व और लिखा ई छोटी ई। अच्छा, बड़ी मात्राओं में किस किस को डाउट रहता है, छोटी ई की मात्रा किधर लगती है और बड़ी ई की मात्रा किधर लगती है? ये बचपन से ही सर बच्चों मुझे में डाउट रहता है कि छोटी और बड़ी की मात्रा में डाउट आ जाता है कि छोटी की मात्रा कहाँ जाएगी और बड़ी की मात्रा कहाँ जाएगी, है ना। तो देखिए छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा का याद करने का सबसे अच्छा तरीका है लेफ्ट हैंड साइड छोटी, राइट हैंड साइड बड़ी, है ना। तो जब भी आपको छोटी बड़ी में डाउट हो तो देखिए ऐसे जा रही है मात्रा तो लेफ्ट हैंड साइड जा रही है, मतलब छोटी, और ऐसे जा रही है तो बड़ी ही जा रही है ना। चलिए, सर तो जैसे कोई देखिए शब्द प्रोनाउंस होता है, क्या होता है। जैसे सर जैसे कोई शब्द प्रोनाउंस हुआ तो उसमें क्या है, जैसे रविंद्र ही है, रविंद्र, जैसे हम रविंद्र लिख रहे हैं तो रविंद्र लिखते समय अब हमें ये कैसे हम इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि वो लेफ्ट में जा रही है छोटी में जा रही है, इसमें इश्यू होता अब है सर। देखो होता क्या है, देखिए वो आप सही कह रहे हैं कि बचपन से ना बोलने की अशुद्धि है, हम जी बोलते ही अशुद्ध है। जैसे कि सोचिए छोटा बच्चा पढ़ता है, क्या पढ़ता है, ओ से ओखली, औ से औरत। आप खुद सोचिए, आप बच्चे को बोल रहे हैं ओ से ओखली बोलो और औ से बोलो औरत, तो ओखली में भी ओ का साउंड आ रहा है और औरत में भी ओ का साउंड आ रहा है, तो फिर वो औ से कैसे आया, तो वो बोलने की अशुद्धि है। ओ से ओखली, औ से औरत होता है वो। इसी तरह औरत। से देखिए, हाँ, अब ये रवि जो है ये छोटा है, लेकिन रविंद्र, मुनीन्द्र, है ना, मुनि छोटी ई, मुनीन्द्र, ई पर आपको जोर देना पड़ेगा। अभी छोटी मात्रा और बड़ी की मात्रा जो हमने पढ़ी थी, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ऐसा। तो मतलब जी बोलने में शुद्ध होना चाहिए कि आप उसको उच्चारण थोड़ा सा लंबा करें, तब तो जाके सुनने वाले को समझ में आएगा कि आप बड़ा बोल रहे हो या फिर छोटा बोल रहे हो। तो कई बार छोटी क्लासेस से ये स्कूल से ही खैर ये कई बार है कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, हम सबको एक जैसा बोलते हैं। क्लास में बच्चे याद कर रहे हैं छोटा आ, बड़ा आ। अब आ के बोलने के साउंड में तो कोई अंतर आया नहीं, बस आपने मुंह से बोल दिया छोटा और बड़ा। आप उच्चारण दोनों का एक जैसे ही कर रहे हो, छोटा आ, बड़ा आ, जबकि होना चाहिए वो अ, आ, ई, उ, ऐसा। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, तो दीर्घ संधि की ई का नियम देखते हैं। देखिए लिखा है ई, ई प्लस ई तो लिख दिया था ना, रविंद्र सॉल्व कर रहे थे हम, सॉरी। तो देखिए लिखा है रवि प्लस लिखा है हमारा क्या, इंद्र, है ना। तो हमारा ये फर्स्ट वर्ड का लास्ट है और ये सेकंड वर्ड का फर्स्ट है। हमारा ये मानना है कि शुरू में आप लोग स्टेप बाय स्टेप ही करें, दो चार बार इसको फ्लो में जब जाएंगे तब जाके आप इसको बिना उसके भी कर पाएंगे। तो देखिए क्या करना है हमको, वी को तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आधा व और प्लस छोटी ई और प्लस ई। इसमें भी ये चीज ध्यान रखिए कि जब भी हम किसी व्यंजन को तोड़ेंगे तो पहले व्यंजन आएगा और उसके बाद, मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यंजन रहेगा और राइट हैंड साइड स्वर रहेगा। स्वर पीछे होते हैं और व्यंजन आगे होते हैं, है ना। जैसे कि लिखा है माँ, तो माँ पहले आएगा और आ पीछे आएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है सबको ये? तो ई प्लस ई, देखिए अब हमारा फर्स्ट वर्ड जो था रवि, रवि का लास्ट लेटर आ गया हमारे पास ई, सेकंड का आ गया ई, ई को ई से जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा बड़ी ई,
ये बन गया बड़ी प्लस का प्लस आधा वा का आधा व, आधा वा में बड़ी की मात्रा बनाएंगे तो वा में बड़ी की मात्रा वी, रा का रा, आधा ना और रविंद्र। या बिंदी हटा भी सकते हैं लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसके ये ना को हम यहाँ पर हटा देंगे तो इसकी यहाँ पर बिंदी लग जाएगी, रविंद्र। क्लियर है सबको ये? क्लियर है ये सबको? ई से जुड़े यस नियम सर। सब में किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ई के नियम में देखिए बहुत ज्यादा आगे बढ़े या एक और समझाएं या आगे बढ़े? क्या चाहिए, एक और समझना है क्या? चलिए बड़ी ई वाला देख लेते सर हैं। एक और बता। समझा चलिए दीजिए सर। ठीक है, देखिए तो देखिए लास्ट वाला लेते हैं क्योंकि इसमें क्या है, देखिए ये तीनों सेम पैटर्न में, ये एक अलग है। लिखा है क्या, यहाँ पर लिखा है नदी, यहाँ लिखा है नदी और प्लस लिखा है हमारा क्या, ईशः। ईश, ये हमारा लिखा हुआ। तब देखिए फर्स्ट वर्ड का लास्ट लेटर क्या है, दी है, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर ई है। वापस से दी को तोड़ेंगे तो क्या होगा, आधा द मिलेगा प्लस बड़ी ई मिलेगी ना। यहाँ पर बड़ी ई क्यों मिल गई, क्योंकि यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है। एक बस आपको क्या करना है, एक पैटर्न फॉलो करना है, बस हमको नियम याद रखना है, जो नियम कह रहा है बस वो कर देना है। फिर उसने बोला तोड़ दो तो तोड़ दिया, उनने कहा लास्ट लेटर बड़ी ई मिल गया, ठीक है। यहाँ क्या है, तो यहाँ पर भी बड़ी ई है, तो चलो ये भी लिख दिया बड़ी, ये भी ठीक है। अब क्या कर रहा है, बड़ी ई को बड़ी ई से जोड़ देना है। तो क्या होगा, बड़ी ई को बड़ी ई से जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा, तो भी बड़ी ई ही बनेगा, इससे बड़ा क्या हो जाएगा। प्लस का प्लस आधा दा का आधा दा, आधा दा और मिलेगा तो क्या होगा, दा में बड़ी ई की मात्रा दी। यहाँ पर हो गया लड़ाई भिड़ाई खत्म, संधि हो गई। यहाँ पर बाकी के लेटर में देखा कि नीचे शांति है, तो चलो चलते हैं नीचे की ओर। तो यहाँ पे आ गया नदी और यहाँ पर आ गया श, यहाँ पर श आ गया, तो बन गया नदीश। क्लियर है सबको ये? अब देखिए इस संधि को तोड़ने को आएगा तो क्या करेंगे, तो देखिए ये संधि ने जोड़ने के लिए बड़ी ई बनाया, तो टूटने के लिए भी बड़ी ई पर ही टूटेगा। तो ये कहां पर टूटेगा, ये यहीं पर टूट सकता है, बड़ी ई पर टूट सकता है। देखिए इसमें बनने वाले जितने लेटर शब्द हैं उन सब के बीच में क्या लगा हुआ है, बड़ी ई लगा हुआ है। तो यही आपको समझना है कि इसमें टूटने वाले जो अक्षर हैं वो कहाँ से टूट सकते हैं, तोड़ा कहाँ से जा सकता है, तो तोड़ा यहीं से जा सकता है। समझ में आ रहा है? बाकी तोड़ने के लिए अलग से एक बार हम इसको पढ़ेंगे कि इसका विच्छेद कैसे करना। क्लियर है सबको ये? चलिए ऊ का नियम पढ़े आप। चलिए कोई डाउट नहीं है, ठीक है। डिपेंड ऑन प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब देखिए ऊ का साउंड है तीसरा और आखिरी नियम है यहाँ पर क्या, दीर्घ संधि का ऊ का साउंड है ना। क्या कह रहा है, छोटा ऊ को जोड़ेंगे तो भी बड़ा ऊ बनेगा, या बड़ा ऊ को जोड़ेंगे तो भी क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। तो देखिए हमारा शब्द क्या है, हमारा शब्द है यहाँ पर भानु, प्लस क्या है, प्लस है उदय। आप पाएंगे कि देखिए यहाँ पर की पैटर्न सेम है ना। तो एक बस ये लास्ट संधि करते हैं, फिर टाइम शायद बहुत ज्यादा हो गया हमारा। तो बस एक पैटर्न सेम है, इस पैटर्न सेम को हम देख लेते हैं। जो भी एक बार नियम याद हो जाता है तो सभी संधियां करना पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर क्या करना है, नू को तोड़ना है, रू को तोड़ना है, तो क्या होगा, आधा ना प्लस छोटा ऊ और प्लस छोटा ऊ। छोटे ऊ छोटे, अच्छा छोटे ऊ की मात्रा में भी डाउट है तो देखिए इसका भी नियम वही है, लेफ्ट साइड जा रही है तो छोटा ऊ, राइट साइड जा रही है तो बड़ा ऊ। क्लियर है सबको ये? इतना ध्यान रखना है, बड़ा ऊ छोटा ऊ को छोड़ना है। इसे देखो वधु में बड़ा ऊ है, बाकी सब में छोटा ऊ को फॉलो किया गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, छोटा ऊ को छोटा ऊ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, प्लस का प्लस आधा ना का आधा ना, आधा ना बड़ा ऊ जुड़ेगा तो क्या होगा, ना में बड़े ऊ की मात्रा नू बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बाकी लेटर्स को नीचे उतारेंगे, भानु दया, भानुदय, ऊ और ये नू कट गया।
समझ में आ रहा है सबको ये? किसी को डाउट है भानुदय में? अब देखो भानुदय है ये, है ना? कहने में भानु बोल रहे थे तो छोटा हो रहा था, लेकिन अब जोड़ा तो अब होगा भानुदय। क्लियर है ये? Yes. चलिए, है ना? आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, तो आगे एक छोटा सा कुछ इसमें आपके लिए एक्सरसाइज थी, यहाँ पर अभ्यास प्रश्न थे। तो इन अभ्यास प्रश्नों को आप राइट डाउन करिए और इसको घर पे सॉल्व करने की कोशिश करिए। विद्या प्लस आलय, खैर आप कर सकते हैं इसको। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट और देख लो। इसका शॉर्टकट ये है कि लास्ट में देखना है कि लास्ट में क्या आ रहा है, इधर भी आ रहा है क्या, बस उसको जोड़ देना है। जैसे देखिए यहाँ पर आ रहा है बड़ा, यहाँ पर भी बड़ा आ रहा है, तो क्या होगा, बड़ा बड़ा मिलकर बड़ा आ जाएगा, विद्या प्लस आलय विद्यालय बन जाएगा, सीधा सा वर्ड है। यहाँ पर छोटी आ रहा है, यहाँ पर बड़ी आ रहा है, मतलब ये 100% दीर्घ संधि है। ई को ई से जोड़ेंगे बड़ी बन जाएगा, तो बन जाएगा कपीशः। और भानु प्लस ऊष्मा, तो भानु में छोटा हुआ है, यहाँ पर बड़ा हुआ है, तो छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेंगे, तो बनेगा भानुष्मा, है ना? ऐसे देख के या सुन के डरना नहीं है। अभी आपको टेस्ट पेपर भी इसके लिए प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा, तो एक बार प्रैक्टिस पेपर से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो इसी से पहले एक बार डिस्कशन से शुरू करेंगे। तो मुख्य बिंदु हमने क्या पढ़ लिया, संधि क्या है, संधि वर्णों का मेल है। संधि कहां पर होती है, फर्स्ट वर्ड के लास्ट में होती है और सेकेंड वर्ड के फर्स्ट में होती है। संधि कितने प्रकार की है, संधि यहाँ पर 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और होता है विसर्ग संधियां। विसर्ग संधियां नहीं है, स्वर पढ़नी और व्यंजन पढ़नी है। स्वर संधियां 5 प्रकार की होती हैं। वर्तमान में हमने पढ़ी है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का नियम ये है कि समान वर्ण आने चाहिए, तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्लियर है सभी को? ये है आज की क्लास। अब किसी को कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एक बार अपना आप टाइम टेबल बनाइए, उसको एक पैटर्न बनाइए, उसको आप फॉलो करिए, उसके अनुसार आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत ज्यादा दिन नहीं है हमारे पास, सर उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है जी। सर ये जो आपने विच्छेद करने का पूरा स्टेप बताया है, तो इसको अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें वो मतलब आसानी होगी ना इन फ्यूचर उसको सिलेक्ट करने में, क्योंकि सर अभी थोड़ा सा मेरे को नहीं समझ आ रहा था। देखो नहीं, अभी हमने स्टेप तो नहीं बताया, ये तो कह रहे हैं कि हमने बस एक शॉर्टकट बताया था कि यहाँ से तोड़ सकते हैं। अब तोड़ना भी हाँ हम नहीं सर, सिखाएंगे मतलब वही उसको अगर हम पहले। प्रैक्टिस करेंगे घर पे हाँ तो हाँ, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है सर। प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन एक प्रॉब्लम देखो उसके साथ एक कुछ चीजें तो ना पता होनी चाहिए। कैसे? जैसे कि हाँ भानु में कौन से ऊ की मात्रा आती है, ये आपको ही पता होना चाहिए। जैसे आपको इतना तो पता पड़ गया कि भानु तोड़ना है और उदय तोड़ना है। अब लेकिन यस सर। आखिरी कॉल आपके ऊपर है कि भानु में आपको छोटा ऊ लगाना है या बड़ा ऊ लगाना है। अब वो कैसे नहीं पता सर उतना पड़ेगा? तो पता है, वो तो नहीं, समझ हम एक गए सर। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये तो एक ओके। ऐसे कई सारे शब्द होते हैं जो डाउटफुल होते हैं। तो आप देखिए यस अपना शब्द भंडार बढ़ाइए, डेली कुछ ना कुछ विलोम शब्द, उपसर्ग, पारिभाषिक शब्दावली डेली रिवाइज करिए, डेली लर्न करिए, अपनी सेपरेट कॉपी बनाइए, उसको लिखना शुरू कर दीजिए। ओके सर, चलिए, थैंक यू। वेलकम वेलकम। तो चलिए खत्म करते हैं आज की क्लास सर जी। सर जैसे विलोम शब्द वगैरह हैं वो तो हमें खुद ही लर्न करने हैं, तो आप थोड़ा हाँ थोड़ा हमें दे दीजिए।